हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स का क्या इंट्रोडक्शन है भाई, क्या होता है इकोनॉमिक्स, नहीं होता है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं तो 11th क्लास में आपको इकोनॉमिक्स का एक पोर्शन माइक्रो पढ़ना है। अगर आप जैक बोर्ड या बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो 12th क्लास में आपको ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं आखिर इकोनॉमिक्स होता क्या चीज़ है। ठीक है, अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को सिंपली बोला जाए, ठीक है, तो क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स का सिंपल सा मीनिंग है जो भी रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कैसे करें कि हमारी जो नीड है उसे फुलफिल कर सके। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, ह्यूमन वांट्स जो होता है, नीड्स जो होता है वो अनलिमिटेड होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, लेकिन उसे फुलफिल करने के लिए हमारे पास जो रिसोर्सेज है, जो मीन्स हैं, ठीक है, वो तो लिमिटेड होता है ना। तो जो हमारे पास अवेलेबल मीन्स है या अवेलेबल रिसोर्सेज है, उसका किस प्रकार से यूटिलाइज करें कि हमारे नीड, हमारे वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, हमें मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे सके। ठीक है, यही है इकोनॉमिक्स का एरिया ऑफ कंसर्न। ठीक है, इकोनॉमिक्स जिसका मीनिंग जो ग्रीक वर्ड के ओइकोस एंड नेमीन से आया हुआ है, ठीक है, जहां पे इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। क्या होता है? इसका मतलब होता है हाउस होल्ड, इसका मतलब होता है मैनेजमेंट। तो हम लोग कह सकते हैं मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड ही हमारा क्या है, इकोनॉमिक्स है। ठीक है, देखिए कोई भी स्टूडेंट हो, इकोनॉमिक्स का नॉलेज उसे होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये हमें प्रॉपर यूटिलाइजेशन बताता है रिसोर्सेज का कैसे करते हैं वो। ठीक है, क्लियर है? क्योंकि देखो रिसोर्सेज तो सबके पास भाई लिमिटेड है, कोई उसी रिसोर्सेज से बहुत आगे बढ़ जाता है, कोई उसी रिसोर्सेज से कुछ नहीं कर पाता है। ठीक है, तो जो आगे बढ़ जाता है वो अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज करना जानता है। ठीक है, और जो आगे नहीं बढ़ पाए मतलब वो यूटिलाइजेशन नहीं समझता है। तो इकोनॉमिक्स ये डिसीजन कैपेसिटी हमें देता है कि हम अपने रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइज कर सके। ठीक है, एक सिंपल सा सवाल है, आप लोग को एग्जाम्पल में देता हूँ, आप लोग समझिएगा इस चीज को। ठीक है, अगर एक सिंपल व्यक्ति को हम बोले कि भाई अभी मूवी आया है, द केरला स्टोरी आया है ना, कि केरला स्टोरी आया है, चलिए मूवी देखने के लिए। ठीक है, सिंपल सा मैंने किसी से सवाल किया, तो वो सामने वाला क्या पूछेगा, यार मूवी का IMDb रेटिंग कैसा है ना, लोग मतलब कैसा उसको बोल रहे हैं, रिव्यू कैसा है मूवी का, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है, ये सब जानेगा, ये सब पूछेगा। उसको लगा अच्छा तो चला जाएगा। नॉर्मल व्यक्ति ऐसा ही करता है। ठीक है, लेकिन अगर एक इकोनॉमिक्स स्कॉलर है ना, तो इकोनॉमिक्स स्कॉलर ऐसा नहीं सोचेगा। वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि अभी मैं 3 घंटा को मूवी देखने जा रहा हूं, ये 3 घंटा मैं कर क्या रहा हूं, जो काम कर रहा हूं अगर उसे छोड़ के जाऊं, ठीक है, तो क्या जो काम कर रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है या उस मूवी का इंपॉर्टेंस ज्यादा है? अगर हम नल्ले बैठे हुए हो तो फिर जाके मूवी ही देख लो, इंटरटेन भी हो जाओगे, थोड़ा ज्ञान भी मिल जाएगा, सिचुएशन पता भी चलेगा क्या है मूवी नहीं है। ठीक है, और अगर आप बिजी हो, काम कर रहे हो, ठीक है, तो आप क्या सोचोगे, नहीं जो गिव अप करके हम जा रहे हैं उसका वैल्यू क्या है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे, कल आपका एग्जाम है, तो आप उस पढ़ाई को छोड़ के जाओगे, फेल हो जाओगे। क्या समझे? ठीक है, तो पढ़ाई करना मोर इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो वहां पे मूवी देखने आप नहीं जाओगे ऐसे समय में। ठीक है, तो एक इकोनॉमिक्स स्कॉलर सोचता किस प्रकार से है कि जो अभी हम काम कर रहे हैं, अभी हम कोई भी वर्क एक कर रहे हैं, इसको छोड़ के अगर मूवी देखने जाएं तो इसका क्या वैल्यू है। अगर ये ज्यादा वैल्यूएबल है, ठीक है, तो हम लोग गिव अप करके नहीं जाएंगे मूवी देखने। और कुछ नहीं कर रहे तब तो मूवी देखने चले जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन नॉर्मल पीपल कैसे सोचता है, कौन मूवी है, कौन एक्टर है, कौन एक्ट्रेस है। ठीक है, साउथ इंडिया का मूवी है कि बॉलीवुड का मूवी है, बॉलीवुड है तो थोड़ा सा बॉयकॉट वाला दिमाग भी आ जाता है, कुछ कुछ है ना। क्लियर? तो चलिए खैर वो सब अलग बातें हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या कर रहा है, डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी दे रहा है ना, हमें डिसीजन मेकिंग का कैपेसिटी प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक्स। हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उसको यूटिलाइज कैसे करें उसका क्षमता देता है इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो यही है सिंपल इकोनॉमिक्स का मीनिंग। क्लियर है? डेफिनेशन समझ लेते हैं, थोड़ा सा एक सिंपल सा डेफिनेशन लिखा हुआ है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये लोगों के बिहेवियर के बारे में बताने वाला एक साइंस है, विच कंसर्न्ड विद द अलोकेशन ऑफ स्कार्स मीन्स। स्कार्स मीन्स का मतलब होता है लिमिटेड रिसोर्सेज। ठीक है, जो रिसोर्सेज मतलब मनी, धन, पैसा, ठीक है, वेल्थ हम लोग कह सकते हैं,
इन सच अ मैनर दैट कंज्यूमर कैन मैक्सिमाइज द सेटिस्फैक्शन, प्रोड्यूसर अगर है तो मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। ठीक है, कहता है जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसका इस प्रकार से एलोकेशन करें कि अगर कंज्यूमर है तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो जाए, प्रोड्यूसर है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। सिंपल सी बात है। ठीक है, यही है इकोनॉमिक्स। क्लियर? मतलब हम रिसोर्सेज जो हमारे पास अवेलेबल हैं उसको किस प्रकार से बांटें, ठीक है, कि हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो क्या हो सके, मैक्सिमम हो सके। ठीक है, क्लियर है? दिस इज द सिंपली मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, यहाँ पे दो वर्ड हमेशा आता है, स्कार्सिटी एंड चॉइस। क्लियर? देखिए अगर हम लोग ध्यान से देखें इकोनॉमिक्स में स्कार्सिटी एंड चॉइस का बहुत ही डिस्कशन होता है। ठीक है, अब स्कार्सिटी क्या है भाई, जो भी चीजें लिमिटेड है, क्या है, लिमिटेड है, वो स्कार्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्कार्स कहलाता है। क्लियर? जैसे सिंपल सी बात है, आपके पास वेल्थ लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? वेल्थ लिमिटेड ही है, स्कार्स हो जाएगा, ये स्कार्स रिसोर्स हो जाएगा ये। ठीक है, लेबर लिमिटेड है कि अनलिमिटेड है? ऑब्वियसली लिमिटेड है। ठीक है, तो वो स्कार्स रिसोर्स हो जाएगा हमारा। क्लियर? तो जो भी लिमिटेड होंगे उससे हम लोग क्या कहेंगे, स्कार्सिटी। और चॉइस का मतलब सिंपल चुनना, जो आपको, जो अपने रिसोर्सेज के द्वारा आप जिसको चॉइस बना सकते हो। ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कहा गया है इकोनॉमिक्स में ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। क्या होता है, लोगों का वांट्स जो होता है अनलिमिटेड होता है। इच्छा कभी खत्म नहीं होगी आपकी। एक चीज मिला दूसरा चीज का इच्छा कर लोगे, है ना। साइकिल मिला काश स्कूटी होता, स्कूटी आ जाए तो काश बाइक होता, बाइक में ले लिया, मान लो आई स्मार्ट आपने ले लिया। ठीक है, आई स्मार्ट के बाद दिमाग में काश मेरे पास अपाची होता, अपाची ले लिए तो दिमाग में आएगा काश बुलेट होता, बुलेट ले लिए कार होता, कार में भी बहुत सारे वैरायटी। तो इच्छा कभी रुकेगा नहीं, इच्छा रुक जाए तो ह्यूमन क्या हो, फिर इच्छा रुकना भी नहीं चाहिए। ठीक है, तो वांट क्या है हमारा, अनलिमिटेड है, लेकिन उसे फुलफिल करने के लिए जो रिसोर्सेज चाहिए वो तो लिमिटेड है ना जी। तो जब लिमिटेड है तो हमको चॉइस करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, जितना रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग को चुनाव करना पड़ेगा ना। जैसे आपका मन में है कि हम रेंज रोवर खरीदें और 10,000 रुपये जेब में पैसा है तो साइकिल ना खरीदोगे। हाँ, वांट क्या है आपका, रेंज रोवर का। ठीक है, क्लियर? इच्छा वही है, लेकिन आपके पास जो रिसोर्स है स्कार्स है, लिमिटेड पैसा, मात्र 10 से 15,000 रुपया मान लो है। ठीक है, तो आपको चुनाव करना पड़ेगा ना कि इस 10-15 हजार में कौन सा साधन आ सकता है जिसके द्वारा हम ट्रेवल कर सके, तो साइकिल मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ड्यू टू स्कार्सिटी पीपल विल हैव टू मेक चॉइसेस। ठीक है, स्कार्सिटी होता है रिसोर्सेज का, इस कारण से चॉइसेस बनाना पड़ता है। ठीक है, क्लियर है? ये है इकोनॉमिक्स, है ना। ये बताता है कि चूंकि रिसोर्सेज तो लिमिटेड होता ही है, स्कार्स होता ही है, तो चॉइस कैसे बनाएं, कौन सा चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या जो रिसोर्सेज हैं उसके थ्रू हम क्या बाय कर सकते हैं, क्या खरीद सकते हैं, वो क्षमता प्रदान करता है, सोचने की क्षमता प्रदान करता है कौन, इकोनॉमिक्स। ठीक है, कोई दिक्कत? अब आता है डिफरेंट व्यू ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के कुछ डिफरेंट व्यूज हैं भाई, किसी किसी का कहना है कि भाई इकोनॉमिक्स क्या है। तो एडम स्मिथ जानते हैं, ही इज नोन एज फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, इन्होंने बुक लिखा था वेल्थ ऑफ नेशंस, है ना, पूरा नाम है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ठीक है, लिखा गया था 1776 में, है ना, 1776 में पब्लिश हुआ था ये बुक, है ना। इसमें उन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। क्या है, इकोनॉमिक्स किसके बारे में स्टडी करता है, वेल्थ के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछे वेल्थ ओरिएंटेड डेफिनेशन किसका था, तो एडम स्मिथ का था। ठीक है, बुक का नाम वेल्थ ऑफ नेशंस, कब पब्लिश हुआ, 1776 में हुआ। कोई दिक्कत नहीं? तो प्रोफेसर मार्शल ने कहा ना, यार इकोनॉमिक्स इतना छोटा चीज है क्या, जो सिर्फ वेल्थ बात करता है, सिर्फ धन संपत्ति का केवल बात करता है क्या, और इकोनॉमिक्स कुछ बात नहीं करता है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। इकोनॉमिक्स एक बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, इकोनॉमिक्स स्टडी करता है ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। किसके बारे में बात करता है, ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। ठीक है, तो इन्होंने अपना बुक लिखा था प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, 1890 में, कब लिखा था, 1890 में, 1890, राइट, प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, इसमें इन्होंने कहा कि इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन वेलफेयर। ठीक है, जो भी रिसोर्सेज हैं उन रिसोर्सेज के बेसिस पर, है ना, कैसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन किया जा सके लोगों का, मैक्सिमम वेलफेयर किया जा सके सोसाइटी का, वही है हमारा क्या, इकोनॉमिक्स। ठीक है।
कोई दिक्कत नहीं। रॉबिन्स का डेफिनेशन है, रॉबिन्स ने भी बुक लिखा था एन एसे इनटू द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स साइंस। कब लिखा था? 1932 में पब्लिश हुआ था बुक। इसमें इन्होंने कहा था इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। जो स्कार्सिटी एंड चॉइस रिलेटेड जो डेफिनेशन है वो किसका था? रॉबिन्स का डेफिनेशन था। ठीक है, स्कार्सिटी एंड चॉइस मैंने बता चुका है अभी आपको, है ना, कि रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, तो लिमिटेड रिसोर्सेज के थ्रू अपना नीड वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें चॉइस बनाना पड़ता है, जो उससे फुलफिल हो सके उसी को हम लोग खरीदते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रोफेसर सैमुअल्सन। प्रोफेसर सैमुअल्सन ने डेवलपमेंट ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया है। ठीक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो रिसोर्सेज हैं इसका इस प्रकार से एलोकेशन करें, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है, विच कैन इनेबल्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसको इतना एफिशिएंट रूप से एलोकेट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी का ग्रोथ, ज़्यादा से ज़्यादा इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये है इकोनॉमिक्स के डिफरेंट व्यू। क्लियर? यहाँ तक कोई समस्या तो नहीं होना चाहिए। सिंपली इकोनॉमिक्स का मतलब मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड, है ना, जहाँ पढ़ा हमने कि इसमें बताया जाता है स्कार्स मीन को इस प्रकार से एलोकेट करे कि अगर कंज्यूमर है तो उसका सेटिस्फैक्शन मैक्सिमम हो सके, प्रोड्यूसर है तो उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो सके। ठीक है, क्लियर? ये स्कार्सिटी एंड चॉइस रिलेटेड डिस्कशन भी करता है। ठीक है, चलिए अब ये हमारा हो गया इकोनॉमिक्स का मीनिंग। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब देखते हैं ब्रांचेज ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना। इकोनॉमिक्स के दो ब्रांच हैं। ठीक है, कौन सा? माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर? ये क्लासिफाई किया गया रेगनर फ्रिश के द्वारा। ठीक है, रेगनर फ्रिश ने ही इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, अब वो है माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, अगर बात करें माइक्रो इकोनॉमिक्स की, तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल यूनिट का स्टडी करना। ठीक है, ये ग्रीक वर्ड माइक्रोज से बना है जिसका मतलब होता है स्मॉल। ठीक है, अगर इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी कर रहे हैं, स्मॉल यूनिट का स्टडी कर रहे हैं, तो वो हो जाएगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे मेरा एक्सपेंसेस क्या है, मेरा इनकम क्या है, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या हो गया? माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि स्मॉल यूनिट इंडिविजुअल यूनिट की बात हो रही है। ठीक है, टाटा आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि उसमें इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक इंडिविजुअल फर्म है ना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग एग्रीगेट के रूप में बात करें, एज अ होल, एज अ टोटल की बात करें, तो वो हो जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, मैक्रो बना है ग्रीक वर्ड मैक्रोज से, जिसका मतलब होता है लार्ज। ठीक है, कहता है अगर जैसे मैंने कहा मेरा इनकम अगर बात किया जाए तो वो हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स, लेकिन जब पूरे इकोनॉमी के इनकम की बात करें, दैट इज नेशनल इनकम की बात करें, तो वो क्या हो जाएगा? मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट लेवल, प्राइस लेवल, इन सब चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत। ठीक है, माइक्रो में क्या पढ़ेंगे हम लोग? माइक्रो में बेसिकली पढ़ते हैं डिमांड, है ना, कंज्यूमर बिहेवियर, प्रोड्यूसर बिहेवियर, डिफरेंट मार्केट्स। ठीक है, इन सब चीज़ों का स्टडी किया जाता है किसमें? माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जबकि मैक्रो में क्या किया जाता है? नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट लेवल, पॉवर्टी, है ना, डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री, इन सब सब्जेक्ट के बारे में डिस्कस किया जाता है किसमें? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो आप लोग डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है अक्सर। ठीक है, तो आप लोग अपने से लिख सकते हैं वो। ठीक है, चलिए अब आता है इकोनॉमिक्स का नेचर। दो प्रकार का डिफाइन किया गया है। ठीक है, या तो इकोनॉमिक्स पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो सकता है, या तो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स हो सकता है। ठीक है, अगर हम लोग पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात करें, तो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स का मतलब वो ये होता है, ये ऐसा इकोनॉमिक्स है जो करंट इश्यूज, पास्ट इश्यूज, है ना, फैक्ट के बारे में बात करता है। जैसे अभी इन्फ्लेशन कितना है, जैसे मान लीजिए 6% इन्फ्लेशन है, तो 6% इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया। ठीक है, पॉवर्टी कितना है? 10% है, 10% पॉवर्टी है। ठीक है, तो ये हो गया पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, क्योंकि एक प्रेजेंट इशू को बता रहा है, प्रेजेंट फैक्ट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है, कितने लोग इंगेज थे एग्रीकल्चर में? 70 to 80% लोग जो थे वो किसमें, उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या था? लाइवलीहुड का क्या था? एग्रीकल्चर था। ठीक है, तो ये बता रहा है, हमारा एक फैक्ट बता रहा है पास्ट का। ठीक है, तो ये सब चीजें किस में आएगा? पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में। ठीक है, सिंपली बोल सकते हैं व्हाट इज के बारे में जो बात करता है वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, क्लियर है? वहीं अगर नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स की बात करें तो व्हाट आउट टू बी, व्हाट आउट टू बी,
अगर इसके बारे में जो डिफाइन करता है, डिस्कस करता है, होना क्या चाहिए, ये अगर बता रहा है तो वो हमारा क्या है, वो हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है। ठीक है, जैसे मैं बात कर रहा हूं कि इंडिया में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पॉवर्टी रिड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पॉवर्टी एक इशू है ना, वो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स हो गया। होना क्या चाहिए, पॉवर्टी रिड्यूस होना चाहिए ताकि इकोनॉमी का डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, ये है हमारा नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। क्लियर है, यहाँ तक कोई समस्या क्या आप लोगों को है? नहीं, चलिए तो आज यहीं तक आपका रहेगा ये। ठीक है।